बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफजाल। सबसे पहले डस्का इलेक्शन की अगर हम बात करें, जहां ज़िमनी इंतखाब हो रहा है डस्का में NA-75 में, वहां 19 फरवरी को भी ये इंतखाब हुआ था और वहाँ बहुत ही अमन अमान की सूरत हाल भी बिगड़ती हुई हमें दिखाई दी, जहाँ पे 2 सियासी कारकुनान जो हैं वो जाँ बहक भी हुए थे, फायरिंग के वाक़यात हुए और उसके बाद हमने देखा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के गायब हो जाने का सिलसिला। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर जो इलेक्शन हुआ था उसको कलअदम करार दिया और आज यहाँ ज़िमनी इंतखाब हुआ है। फ़िलहाल जो नताइज सामने आ रहे हैं, 350 के करीब 360 जो हैं वो यहाँ पर पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें से कुछ पोलिंग स्टेशंस के ऑब्वियसली जो नताइज आए हैं उसमें PTI के कैंडिडेट और कुछ में PMLN के कैंडिडेट जो हैं वो आगे हैं। हमारे पास जो नताइज हैं उसके मुताबिक PMLN की नौशीन इफ्तिखार जो हैं वो 18,000 से ज़ायद वोट्स इस वक्त तक हासिल कर चुकी हैं और उन्हीं पोलिंग स्टेशंस पे जिनके नताइज की हम बात कर रहे हैं उसमें PTI के जो कैंडिडेट हैं अली हजरत मलही, वो 13,000 वोट हासिल अभी तक कर सके हैं। ऑब्वियसली ये गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं, कंप्लीट नतीजा जब सामने आएगा तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो कि बहुत एक अहम मामला है जिस पे मुल्क में तकरीबन तमाम हुकूमतें बात करती रही हैं, दावे करती रही हैं कि जो माफियाज हैं जिनके थ्रू अवाम जो है वो पिसते चले आ रहे हैं, अवाम को भारी कीमत अदा करनी पड़ती है और उन माफियाज में सबसे पहले जिसका जिक्र किया जाता है वो चीनी माफिया का जिक्र किया जाता है, शुगर माफिया का जिक्र किया जाता है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो इंक्वायरी रिपोर्ट हमारे सामने आई, शुगर स्कैम में जिन जिन लोगों की फहरिस्तें तैयार हुई, जिनके नाम सामने आए, उनको नोटिस दिए गए, उनसे कार्रवाई का आगाज किया गया। 17 शुगर मिल्स को नोटिस गए, जिसमें से एक जहांगीर खान तरीन की है। हुकूमत कहती है कि हम कोई विक्टिमाइज नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब, जिनके साथ ऑब्वियसली अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी मैदान में आ चुके हैं, उनकी हिमायत में कल भी जो उनका इशाइया था, डिनर था, उसमें 30 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली मौजूद थे, 8 MNAs और 22 MPs वहाँ पर मौजूद थे और आज भी जब वो पेश हुए कोर्ट में तो उनके साथ वो गए। आज उनकी जो अंबूरी ज़मानत है सेशन कोर्ट से वो उसमें तौसी हो गई है 22 अप्रैल तक की और जो बैंकिंग कोर्ट से ज़मानत है वो 17 अप्रैल तक की उसमें तौसी कर दी गई है। पहले तो ज़रा इसी मामले पर बात करेंगे कि क्यों इस वक्त जहांगीर खान तरीन साहब को ये लग रहा है कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है और क्या हुकूमत तमाम लोगों को जिनके नाम इसमें आए हैं उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई करने में जो है वो यकीन रखती है। क्या वाकई ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा? हमारे साथ सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN के। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं, बराए पार्लिमानी उमूर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। और अब्दुल हई दस्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मुशीर हैं वज़ीर आला पंजाब के जहांगीर खान तरीन ग्रुप, जो कि जहांगीर खान साहब के हिमायती हैं, उनमें आपका शुमार होता है। और दस्ती साहब, बात का आगाज़ मैं आप ही से करना चाहूँगी। आज ये क्यों कहना पड़ा तरीन साहब को? आखिर वो क्या वजूहात हैं, वो क्या मुहर्रिकात हैं जिसके बायस वो ये कह रहे हैं कि इंक्वायरी अगर करनी है तो ज़रूर करें, लेकिन ऐसी टीम तश्कील दें जो कि किसी के टेलीफोन कॉल पर काम ना करे? तो ये क्या ऐसे शवाहिद हैं उनके पास जैसे उनको लगता है कि ये किसी के कहने पर हो रहा है, किसी की इमा पर हो रहा है? मैडम, सबसे पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप का है ना, ये काइंडली देखें। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है और जहांगीर तरीन साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा है। जहांगीर तरीन के खिलाफ आज से नहीं हो रही। देखें, जब इमरान खान साहब नून लीग के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे थे तब से आपका क्या ख्याल है कि उनका ये कारोबार नहीं था? उनको तो उस दौर में, अपोजिशन के दौर में भी उनके ऊपर पूरा उन्होंने फोकस करके कोशिश की है कि इनके खिलाफ कोई ना कोई चीज़ निकाली जाए, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद उनको कोई चीज़ नहीं मिली। अच्छा। अब बदकिस्मती से जब PTI की हुकूमत आई है, सबसे पहले वो डिस्क्वालीफाई हुए, उसके बाद मुसलसल देखिए, अगर उन्होंने ये बात कह दी है तो मुझे आप एक लफ्ज़ बता दें कि जो उनका गलत हो। देखिए, अगर वो कह रहे हैं कि मेरी गैर जानिबदाराना होनी चाहिए तो इस पर कोई हर्ज तो नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि अपने इर्द गिर्द लोगों को आप बेनकाब करें, आप देखें, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब, लेकिन आप बताएं ना, क्योंकि आपने चले ग्रुप पे एतराज किया, आपका एतराज जो है
वो मैंने मान लिया, लेकिन चलें इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देख लें कि आप वो जो एक 30 लोग हैं जो कि इस वक्त जहांगीर खान तरीन की साहब की हिमायत में सामने खड़े हुए हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये शहबाज गिल साहब और दीगर विफाक में बैठे लोगों के अल्फाज हैं, पीटीआई से उनका ताल्लुक है, जो आप लोगों को ब्लैकमेलर्स करार दे रहे हैं। देखिए, इनका तो ज़्यादा पता होगा, या खान साहब को होगा या तरीन साहब को होगा, लेकिन हमें कम से कम इस चीज़ का पता है। मैंने एक दफ़ा पहले भी इंटरव्यू के अंदर बताया कि मैं इंडिपेंडेंट बन के आया था। मैं जब इंडिपेंडेंट बन के मैं पीटीआई ज्वाइन की है, और जिस तरीके से तरीन साहब ने मुझे करवाई है, आके रिक्वेस्ट की है, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि वो बंदा जो पीटीआई के साथ इतना सिंसियर है, और आप देखें ना कि नून लीग दौर के अंदर आपका क्या ख्याल है कि अगर इनके खिलाफ कोई थोड़ी सी भी इनकी कोई कमजोरी होती, वो छोड़ते इनको नून लीग वाले? उन्होंने तो तमाम तर कोशिशों के बावजूद, आज भी वो ये नहीं कह रहे कि भी मेरा वो क्यों हो रहा है, वो कह रहे बेशक करें, बिल्कुल करें, लेकिन एक गैर जानिबदाराना तौर पे करें। और वही बार बार जो कह रहे हैं कि देखिए, जो चीज़ हम थोड़ा सा एक चीज़ हम करना चाह रहे हैं, अलीम खान साहब 100 दिन जेल में रहे हैं, सत्यान खान साहब जेल में रहे हैं, उसके बाद वो बाहर आए हैं, बाहर आके वो सीनियर मिनिस्टर बने बैठे हैं और वो फॉरेस्ट मिनिस्टर बने बैठे हैं। दो चीज़ें थी, पहली बात ये थी कि अगर वो गलत थे तो वो जेल में क्यों गए, वो 100 दिन क्यों काट के आए? 100 दिन काट के आपका क्या ख्याल है कि क्या वो अब उस जज्बे से काम करेंगे पार्टी के अंदर रह के? अब यही चीज वो जहांगीर तरीन के साथ करना चाह रहे हैं। देखिए, जहांगीर तरीन के खिलाफ खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया, मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होकर निकलेगा, लेकिन पार्टी को नुकसान साथ साथ हैं, पीटीआई के अंदर हैं, खान साहब उनको देखें, वो कौन से अनासिर हैं, उनके नाम बता दें, क्योंकि अब तो जैसे अलीम खान का, सप्तान खान का आपने जिक्र किया, पीटीआई के अपने लोग कहते हैं कि जी उन्होंने तो कोई बात नहीं की, उन्होंने तो नहीं कहा कि साजिशें हो रही हैं, जहांगीर तरीन साहब बात कर रहे हैं, तो वो अनासिर के नाम बता दें। मैं समझ गया, ये आप या तरीन साहब से पूछें या इमरान खान साहब को देखना चाहिए, क्योंकि हमें कम से कम देखें अब इस बात पे कि कई शख्सियत ऐसी होती है कि उनके ऊपर एक अंधा इत्मीनान किया जाता है। देखिए, तरीन साहब के ऊपर हमें इस वजह से भी इत्मीनान है कि मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि हमारे इलाके में वाहिद तरीन साहब की शुगर मिल है, जिसके ऊपर लोग फार्मर्स आके वो तारीफें करते हैं कि हमें वक्त के ऊपर मुआवजा भी मिलता है और उनका वजन भी पूरा होता है, और सबसे ज्यादा वो टैक्स पेड है। बिल्कुल करें आप, अगर उन्होंने कोई गलत काम किया बिल्कुल सवाल मिलनी चाहिए। अच्छा चलें, क्योंकि ये तरीन साहब का जो मामला सामने आया है उसमें ऑब्वियसली ऑपोजिशन के भी काफी लोगों के बयानात उनकी हिमायत में आना शुरू हो गए तरीन साहब की, जो कि माजी में ऑब्वियसली इसके एक ऑपोजिट सिचुएशन हम देखते थे। मैं कायरा साहब आपसे पहले तो पूछना चाहती हूँ, जैसे अभी दस्ती साहब ने कहा कि अगर कुछ होता उनके खिलाफ, तो माजी में ऑपोजिशन की जब हुकूमतें रहीं, चाहे वो पीपल्स पार्टी की थी, पीएमएलएन की थी, तो वो साबित नहीं कर सके। अब पीटीआई की अपनी हुकूमत आने के बाद वो ताहयात नाहल भी हो गए और ये कार्रवाई भी शुरू हो गई। आप वाकई समझते हैं कि ये कोई इंतकामी कार्रवाई है और इमरान खान साहब से उनके इर्द गिर्द के लोग ही करवा रहे हैं तरीन साहब के खिलाफ? जहांगीर तरीन साहब शुगर की पहली बात तो यह है कि मैं उनका वकील नहीं हूँ, खुद अपनी बात कर सकते हैं और वो कर रहे हैं, उनके साथी भी कर रहे हैं, लेकिन अमूमी तौर पे जब मुझे इस केस की तफसील का भी इल्म नहीं है, लेकिन जो अमूमी बात है कि जहांगीर तरीन साहब की नींद काफी अरसे से काम करती है और खान साहब के वो साथी है पुराने, उनकी गवर्नमेंट आई तो 2 साल तक तो जहांगीर तरीन साहब का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। फिर जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आए और ये खबरें आई कि वजीर आजम साहब के सेक्रेटेरिएट के, वजीर आजम ऑफिस और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान कोई गैप आने शुरू हुए, और भी कुछ सीनियर्स के एतराजात हैं पीटीआई के जो लोग हैं, और उनका ख्याल ये है, वो समझते हैं कि समाज को बनाने में, हुकूमत को बनाने में हमारा बड़ा रोल है, जो बज़ाहिर है भी, और भी लोगों का रोल है लेकिन इनका भी रोल है, लेकिन इनके रोल को अंडरमाइन किया गया ब्यूरोक्रेसी की तरफ से और नॉन इलेक्टेड लोगों की तरफ से, जिस पे इन्होंने एतराज उठाया और वो अपने आप को उसके हिस्सेदार समझते हैं इस्तेमाल के। मेरा ख्याल है ये एक बेसिक वजह बनी जिससे इख्तिलाफात बढ़े, और फिर कि हम कहते हैं ना कि इंतकाम के जरिए लोगों के रास्ते बदलना चाहते हैं, उनकी सिमतें दुरुस्त करना चाहते हैं। इस मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेसी और ताकतवर जो है वो हमेशा लोगों के बाजू बरोड़ के, उनको कारोबारी तौर पर तंग करके, उनको जेलों के रास्ते दिखा के, लैब के जरिए उनकी सिमतें बदलते रहे, उनको कंट्रोल करते रहे।
ये बेसिकली इंसाफ वाले। बट कायरा साहब एक चीज समझाइएगा, ये चले होता आया, पाकिस्तान की सियासत की तारीख रही है, सियासी इंतकाम माजी में भी हुआ है, लेकिन ये जहांगीर तरीन साहब से अगर एक लम्हे को मान लें, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कि जी वाकई उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, तो पीटीआई और बिलखसूस इमरान खान साहब, वजीर आजम साहब क्या गेन करेंगे? व्हाट विल ही गेन? उनका क्या बेनिफिट होगा इनको सियासी इंतकाम का निशाना बना के? सादिया, कई दफा तो गेन किया जाता है ना कि इस बंदे को तोड़ के अपने साथ लाना है। कई दफा बंदे को फिर ये भी होता है कि अच्छा अगर तुम्हारा दिमाग इतना खराब है, ये कुछ लोगों का ज़हन होता है कि तुम्हारा दिमाग इतना है कि तुम शेरर बनते हो और तुम समझते हो कि मैं तो मैं फिर अब आपको सिखाता हूं मैं क्या कर सकता हूं। मेरा सवाल सिंपल इतना सारा है जो मुझे समझ नहीं आया कि जहांगीर तरीन की अचानक क्या गलतियां निकल आई और फिर इस मुल्क के अंदर कोई 65 से 70% जो चीनी पैदा होती है वो पीटीआई के लोग उनके मालिक हैं। उन मिलों को तो आपने नोटिस दिए, आपने किसी के अकाउंट तो फ्रीज नहीं किए, आपने किसी के वारंट तो जारी नहीं किए, आपने किसी को अटैचमेंट्स तो जारी नहीं की, किसी का कंट्रोल तो नहीं संभाला उसके स्टॉक्स का। एक मिल के साथ अगर ये हो रहा है तो बहरहाल उनका हक है कि वो कहें कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, और ये कि उनको तफ्तीश के लिए अपनी तसल्ली होनी चाहिए कि मेरे साथ ज्यादती नहीं हो रही, तो ये उनका हक है। इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी करा ली जाए या तफ्तीशी टीम ऐसी मुकर्रर की जाए जो अच्छी शोहरत के हामिल अफसर हो और उन पर उनका एतबार हो। उन पे एतराज वो उठा रहे हैं। राइट। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, अब आप लोग शायद खाकान अब्बासी का मैंने बयान सुनाया, कल राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान सुनाया था, यकायक जहांगीर तरीन साहब के लिए जो हमदर्दी है ऑब्वियसली उस पर लोग ये सवाल उठाना शुरू हो गए कि पीडीएम जो हुकूमत के खिलाफ आप लोगों ने बनाई उसके तितर बितर होने के बाद अब क्या तमाम तर हुकूमत को घर भेजने की जो जिम्मेदारी है या जो उम्मीद है वो आप लोगों ने जहांगीर तरीन साहब वाले मामले से लगा लिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब ने अगर कोई इस मुल्क के अंदर कोई कानून तोड़ा है, कोई जुर्म किया है, कोई उन्होंने किसी लॉ की वायलेशन किया और उनके खिलाफ बिल्कुल इंडिपेंडेंट और फ्री एंड फेयर इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए जिस तरह बाकी अगर वो कह रहे हैं। लेकिन मसला इससे कहीं ज्यादा है। मसला ये है कि जो सबसे पहले स्कैंडल यहाँ आया वो दवाइयों का आया था। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं उन लोगों के खिलाफ एक्शन लूंगा जो उनके लोग जमात के लोग शामिल थे, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद गंदम का सबसे बड़ा स्कैंडल आया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं एक्शन लूंगा और मैं लोगों को जिम्मेदार को उनके ऊपर जिम्मेदारी फिक्स करूंगा और उनको अकाउंटेबल ठहराऊंगा। किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद चीनी का स्कैंडल आया। एक जहांगीर तरीन के अलावा उनकी पार्टी के और बेशुमार लोगों के ऊपर केसेस थे। उन्होंने इस मामले को सोची समझे हमारी नजर के मुताबिक कि इसमें चूंकि दो ग्रुप थे पीटीआई में, एक ग्रुप जो हैवी हो गया है जिसने जहांगीर तरीन साहब को बड़ा पहले से आउट करने की ख्वाहिश भी थी और कोशिश भी थी और उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। और उसके बाद बड़ा एक स्कैंडल आया, जरा पेट्रोलियम का बहुत बड़ा स्कैंडल आया जिसमें अरबों रुपया का घपला हुआ, किसी की कोई इंक्वायरी नहीं की गई है। ये ऐसा माहौल नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब उनके लोग कह रहे हैं कि हम अक्रॉस द बोर्ड इंक्वायरी कर रहे हैं और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। बेशुमार पीटीआई के लोग हैं जिन पर नैब के केसेस हैं, बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस फाइल है, आज तक किसी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। ये मामला जो जहांगीर तरीन साहब से ज्यादा आगे बढ़ गया वो ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की है। ये उनके नीचे जो डिपार्टमेंट आज जहांगीर तरीन साहब खुद कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाफिज से मेरे खिलाफ बातें हो रही हैं। जो पीटीआई के लोग आज जहांगीर तरीन साहब के साथ जाके खड़े हुए हैं, ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। वो वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए हैं। वो समझते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान गलत कर रहे हैं। वो समझते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो इस हम कह रहे थे जब तो लोग नहीं मान रहे थे कि हम कह रहे थे, लेकिन वो तो कहते हैं हम पीटीआई में हैं, लीडर हमारा इमरान खान ही है, तरीन साहब के साथ हमारी हमदर्दियां हैं, ज्यादती हो रही है, वो तो मिलना चाहते हैं बल्कि वजीर आजम साहब से कि जी मुलाकात करके हम सारा मामला क्लियर करना चाहते हैं। तरीन साहब यहाँ से होता है, ये शुरू हमेशा यहाँ से चीजें होती हैं। तो इनसे आपने उम्मीदें लगा ली हैं, दस्ती साहब से और इनके साथ बाकी एमएनएज एमपीएस जो मौजूद हैं उनसे उम्मीदें लगा ली हैं आप लोगों ने कि जी जहांगीर तरीन साहब की एक जेब में वफाकी हुकूमत है, दूसरी जेब में सूबाई हुकूमत है, जब चाहें गिरा दें, धड़न तख्ता कर दें। आप लोग तो ये बयान देना शुरू हो गए। हम क्या कह रहे थे पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर भी और हमारा इंडिविजुअल हम कह रहे थे कि इस मुल्क के लोग तंग हैं, इस मुल्क के इलेक्टेड लोग तंग हैं, इनकी जमात के अपने लोग हैं, अपने हलकों में नहीं जा सकते।
वो समझते हैं कि इस मुल्क में जो महंगाई का तूफान है, जो गुर्बत जो जिस तरह बढ़ रही है, जिस तरह इकानमी तबाह है, और सबसे ज्यादा पंजाब में जो गवर्नेंस केस हुए, जो चीफ मिनिस्टर साहब डिलीवर करने में बुरी तरह नाकाम हो गए। हम कह रहे थे कि ये मुल्क नीचे जा रहा है और एक दिन आएगा कि इनके अंदर से पार्टी से लोग भी बाहर निकल कर ये आवाज जो है हमारी पर लब्बैक कहेंगे। आज वो वक्त आ गया है जो पीटीएम के लिए चलें, ये खतरनाक बात है। आप कहते हैं कि पीटीआई के लिए जो लोग जाके तरीन साहब के साथ खड़े हो गए। मैं जरा क्विकली अली मोहम्मद खान साहब से भी बात कर लूं। अब्बासी साहब इस पे ज़ाहिर है फिर तफसील में दूसरे सेगमेंट में भी मैं बात करना चाहूंगी। अली मोहम्मद खान साहब, तरीन साहब ने आज ये कहा कि जी गलत कार्रवाइयां हो रही हैं और उसमें सरे फहरिस्त उन्होंने जो बात की कि जी एफआईआर इस्लामाबाद में बनी, यूएसबी में लाहौर आई, इस पर दस्तखत हुए, फोन कॉल पर एक टीम बना दी गई जो तहकीकात कर रही है और जो अनफेयर है। बहुत शुक्रिया। आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं बात करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। मैंने आपका सवाल भी सुना, थोड़ी गुफ्तगू भी सुनी है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दस्ती साहब भी शायद आपके प्रोग्राम में थे, अभी भी बैठे में बिल्कुल सुन रहे हैं आपकी बात जी। उनको भी मेरा सलाम और बाकी दोस्तों को भी। सबसे पहले तो मैं इस बात की सख्ती से वालेकुम सलाम। किसी ने हमारे इन दोस्तों को जो हमारे अपने कोलीग्स हैं और तरीके इंसाफ से हैं और उनको किसी ने नजर नहीं कहा। वो तरीके इंसाफ के मेंबर्स हैं, वो MNAs MPs हैं, मौजूद लोग हैं, अवाम ने उनको मुंतखब किया है और वो उतने ही तरीके इंसाफ के मेंबर हैं जितना मैं हूँ या मुराद सईद हो सकता है या असद उमर साहब हो सकते हैं। सो ये तो बात खत्म हो गई। ठीक है। दूसरी बात, ये लोग इस वजह से जहांगीर साहब के साथ नहीं जा रहे कि इमरान खान साहब तो खुदा ना खास्ता बगावत कर रही हैं, तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। हमारी सियासत है, पंजाब है, पंजाब में बड़े की सियासत होती है, ताल्लुक होता है कि जहांगीर साहब के साथ आज का नहीं जो है जनरेशन का एक ताल्लुक है, बहुत से खानदानों का इनके साथ आपस की रिश्तेदारी है। तो एक यकजहती का इजहार करने गए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि खुदा ना खास्ता ये जनाब की फॉरवर्ड ब्लॉक है तो फलाना ग्रुप है, कोई ग्रुप शुरुप नहीं है। और जब जहांगीर साहब ने खुद ये बात कर दी उस दिन कि इमरान खान साहब मेरे लीडर थे और आज भी लीडर हैं, तो ये बात तो दूसरी बात तो उधर खत्म की ग्रुप वाली। अब तीसरी तरफ आते हैं। देखिए, मैं इनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप खदशा है कि खुदा खास्ता के वज़ीर-ए-आज़म, आपसे मतलब मेरे ये दोस्त हैं जो जहांगीर साहब के साथ गए हैं, कि खुदा ना खास्ता कोई टीम ऑफिस की टीम को मैनिपुलेट कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई जरूरत नहीं है किसी को मैनिपुलेशन की। और पाकिस्तानी अवाम से इस बात से मुखातिब हूं। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। दस्ती साहब, एक तो पहले ये बताइएगा कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बात किया और उन्होंने कहा है कि तरीन साहब को फौरी तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करनी चाहिए और इमरान खान साहब बहुत खंदा पेशानी से तरीन साहब की हर बात सुनेंगे। तो क्या कोई राब्ता शाब्ता हुआ है उनका वज़ीर आज़म से सारे एपिसोड के बाद? मैडम, हम 21 MPs और 8 MNAs हमने एक रिक्वेस्ट लिख के भेजी है। सारों ने जॉइंटली सिग्नेचर्ड एक एप्लीकेशन है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि काइंडली हमें टाइम दिया जाए। यहाँ में से एक हम वफद बना के 2 MNAs और 2 MPs यहाँ से जाके बात करना चाह रहे हैं अबाउट जहांगीर तरीन साहब, ताकि ये जो एक बीच में गलत फहमियाँ पैदा हो रही हैं, हम चाह रहे हैं कि इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये एक बड़ा पार्टी के लिए नुकसानदेह हो रही है। ये जो चीज़ है, जहांगीर तरीन साहब की बहुत कंट्रीब्यूशंस हैं। देखिए, वो आज से नहीं, मैंने पहले भी कहा, वो नून लीग दौर से विक्टिमाइज होते आ रहे हैं। जब उन्होंने इमरान खान साहब का साथ दिया था तब नून लीग की गवर्नमेंट थी, उन्होंने पूरी कोशिश की अपनी गवर्नमेंट के अंदर कि इनके खिलाफ कोई ना कोई एविडेंस मिल जाए, लेकिन उन्हें नहीं मिल सके। अब जब PTI की गवर्नमेंट आ गई तब वो डिस्क्वालीफाई भी हो गए और उनके खिलाफ इंतकामी चीजें भी। देखिए, अगर वो आप उनका, वही मैं कह रहा था कि जो उनका मौक़िफ़ है, दस्ती साहब, लेकिन ये बताइए, जैसे मैं अभी जावेद अब्बासी साहब से भी पूछ रही थी, ये जो खबरें हैं, आप लोग कल डिनर पे भी थे जहांगीर तरीन साहब के, फिर आज भी उनके साथ थे कि जी नून लीग की लीडरशिप से और पीपल्स पार्टी में से भी कुछ लोगों ने उनसे राब्ता किया है, उनसे मुलाकात का कहा जा रहा है। तो तरीन साहब ने इस हवाले से बताया कि आया ये दुरुस्त खबरें हैं या नहीं,
क्योंकि अब जिस तरह से बयानात आ रहे हैं ऑपोजिशन के कि तरीन साहब जब चाहें वो हुकूमत गिरा दें, आप लोग भी उनके साथ जाके खड़े हो गए हैं, ऑलरेडी बड़ी रेजर थिन मेजोरिटी है इस हुकूमत के पास, तो ये समझा जा रहा है कि जी जहांगीर तरीन साहब का रिवेंज मोड ऑन होगा और वो जिस टाइम चाहेंगे ऑपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत गिरा देंगे। मैडम, मैंने एक इंटरव्यू में एक बात की थी कि तरीन साहब को आप यकीन करें, जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, मैं इंडिपेंडेंट बन के आया था, तो मैंने वहाँ पे बात की थी कि उनका सिर्फ, मैंने उनसे पूछा अभी क्या आपको मजबूरी, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान एक ऑनेस्ट आदमी है, मैं चाहता हूँ कि वो इस मुल्क का वजीर आजम आए ताकि मुल्क तरक्की करे। जहांगीर तरीन का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लालच नहीं है। देखिए ये जो ये सियासी चीज होती है, अब ये इस तरीके से है कि जिस तरह बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ को हमजा शहबाज को कह रहा है कि तू सीएम बन जा। अब मुझे ये बताए कि क्या ये दिली तौर पे हो सकता है? क्या वो खुशी से कह रहा हो? ये एक सियासी पता होता है ना। आज अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग जहांगीर तरीन साहब से रब्ता करेगी तो उन्हें भी पता है, हमें भी पता है कि ये लोग अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। हमने पार्टी को बिल्कुल नहीं छोड़ना। विद इन पार्टी रह के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रह के हमने कोशिश करनी है कि देखिए हर पार्टी के अंदर होता है, और कल पीपल्स पार्टी में भी ऐसे लोग होंगे, नून लीग में भी है, पीटीआई में भी ऐसे लोग हैं कि जो पार्टी की जो मफरूजे की बुनियाद पे कि कल को अगर उनके खिलाफ कार्रवाइयां तेज होती हैं या तरीन साहब की गिरफ्तारी हो जाती है तो भी आपका यही स्टैंड होगा कि जी हम पीटीआई में ही हैं, कहीं ऑपोजिशन के साथ राब्ते शाब्ते करके उनकी जो ख्वाहिश है हुकूमत को घर भेजने की वो पूरी नहीं करेंगे? जिस चीज से मैं डर रहा हूँ वो यही है कि अगर खुदा न खास्ता जहांगीर तरीन चले भी गए जेल में तो पार्टी फिर भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बात यह है ना कि देखिए अलीम खान 100 दिन रह के आया, सत्यान खान रह के आया, अब वो दोबारा अपने ओहदों पे चले गए। क्या मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या अब वो उस दिलजमी से, उस जज्बे से, उस शौक से वो काम कर रहे होंगे? वो चीज तो नहीं होगी ना। डिमोरलाइज कर रहे हैं अपने लोगों को जिनकी पार्टी के लिए खिदमत है। गॉट योर पॉइंट दस्ती साहब, दैट्स एग्जैक्टली ठीक है। कायरा साहब, कोई राब्ता आप लोगों ने किया? कहते हैं ना सियासत में तो दरवाजे बंद नहीं होते। बड़ी जबरदस्त मिसाल दे दी दस्ती साहब ने कि बिलावल साहब जब पंजाब में कहते हैं कि जी वजीर आला बना दें हमजा शहबाज शरीफ को क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो हैं, वो कहते हैं दिल से तो नहीं दे रहे लेकिन सियासत है। तो आप लोगों के कोई राब्ते शाब्ते करने का आगे इरादा है? सादिया, पहली गुजारिश ये है कि पंजाब असेंबली में हमारी 7 सीटें हैं, उनके पास 150 से ज्यादा वोट हैं, तो नेचुरली उनका हक बनता है कि अगर कोई तब्दीली होती है पंजाब के अंदर तो फिर मुस्लिम लीग का आना चाहिए। और हमने ये भी वजाहत की है कि हम कोई हमजा साहब के नाम की बात नहीं कर रहे, लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पे वो अपनी जमात के इस वक्त रहनुमा है वहां पे। अदरवाइज मुस्लिम लीग जिसको भी नॉमिनेट करे हमारे लिए वो एक्सेप्टेबल है। दूसरी गुजारिश ये है कि ये बात दुरुस्त है, जहांगीर तरीन साहब को जहां तक मैं जानता हूं, मेरा भी कुछ अरसे उनसे वास्ता है, उनके कारोबार को नहीं जानता, लेकिन ये बात बहरहाल है कि पूरे मुल्क के अंदर वो एक मोतबर नाम है कारोबार में कि वो इस इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह वो चला रहे हैं द मोस्ट प्रोफेशनल वे, इन बाकी मिलों से कहीं ज्यादा उनकी मिलें जो है वो एफिशिएंट है, उनका कारोबार का तरीका है और टैक्सेशन के बारे में भी उनके बारे में एक जनरल तासर अच्छा है। अब वल्लाह आलम इसमें हकायक कितने हैं, लेकिन जब दूरियां बढ़ जाती हैं ना जी, ठीक है, जब इस तरह के इख्तलाफात पड़ जाते हैं तो ये फिर दिल नहीं जुड़ा करते, फिर दोबारा वापस नहीं आया करते। जहांगीर तरीन साहब के लिए अगर जमात छोड़ने का कोई वक्त आया, माजी में बहुत सारे लोगों ने ये वक्त देखे हैं, जमातें टूटती और बनती रही हैं, तोड़ी जाती रही है, हमारी जमात तो तोड़ी जाती रही है, लेकिन बहुत सारी जमातें जो मुख्तदर तबकात बनाते हैं जिसमें मुख्तलिफुल ख्याल लोगों को इकट्ठे करते हैं, उनके इंटरेस्ट क्लैश कर रहे होते हैं, उनकी पॉलिटिक्स क्लैश कर रही होती है, उनके लीडरशिप के ऊपर जो ट्रस्ट होता है वो शेक होता है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आस्ता आस्ता उनके क्रैक्स बड़े हो जाते हैं, ठीक है, और वो टूट फूट का शिकार होते हैं। इक़्तिदार के दिनों तक वो रहते हैं, इक़्तिदार के बाद वो हालात नहीं रहते। मैं कभी भी ये ख्वाहिश नहीं करूंगा कि सियासी जमातें तोड़ दी जाएं। हाँ, अपने कर्मों जर्मों की बदौलत वो हालात का शिकार हो जाए, अपने फैसलों के नतीजे में अवाम उनको मुस्तरद कर दें तो वो और सूरत हाल होती है। जहांगीर तरीन साहब के जाने से पीटीआई एक कमजोर पोजीशन में होगी। ये बात भी दुरुस्त है कि जहांगीर साहब कोई फौरी तौर पे अपनी जमात छोड़ के भागने वाले नहीं है, सही है, तो फौरी तौर पे मुझे भी नहीं लगता कि वो इमीडिएटली कोई जमात अपनी छोड़ रहे हैं।
लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे वक्त आ जाते हैं कि बंदे के पास रास्ता कोई नहीं रहता। तरीन साहब अपनी जमात को वॉलंटरली सपोर्ट कर रहे थे। अगर एक उनका बेटा है में भी जाते हैं तो अगर पॉलिटिक्स करेगा उस तरीके से नहीं है और ताहयात नाअहल हो चुके हैं। लेकिन जहांगीर तरीन साहब का अपनी जमात से जाना उनकी जमात के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। हम इंसाफ कर रहे हैं, हम पराया और अपना नहीं देख रहे, कोई तफरीक नहीं कर रहे, तो तरीन साहब के खिलाफ तो कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन जिस फैसले पे आप कर रहे हैं, जहां से ये चीनी का बहरान सारा शुरू हुआ, उस वक्त वजीर खजाना थे असद उमर साहब, ECC को हेड वो कर रहे थे, अब्दुल रज़ाक दाऊद उसमें बैठे हुए थे। तो अगर तरीन साहब के खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं तो फिर उन लोगों के खिलाफ भी करें जिन्होंने ये फैसला किया, जिन्होंने इजाजत दी चीनी को एक्सपोर्ट करने की। शुगर इंडस्ट्री के बाकी बहुत सारे लोग हैं जो इनके साथ बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कर लें। सही है। अब्बासी साहब ये जरा इस पे आ जाएं, कार्रवाइयां नहीं होती हैं, लेकिन बात ये है कि अब जिसमें हमजा शहबाज का नाम है, मरियम साहिबा का नाम है, रमजान शुगर मिल, चौधरी शुगर मिल, आपको लगता है कि अगर तरीन साहब जैसे बार बार कहा जा रहा है 17 शुगर मिलों के खिलाफ कार्रवाई है, तरीन साहब का एक नाम है उसमें, बाकी और भी हैं, जो इमरान खान साहब कहते हैं जद्दोजहद है, ये किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी? वो कह रहे हैं और भी नाम आएंगे। खुसरो बख्तियार के भाई को भी नोटिस चला गया है, इनके इत्तेहादी हैं पंजाब में, मुनस इलाही साहब, उनके हवाले से उन सब के नाम आ रहे हैं, कह रहे हैं सब पे हम जाएंगे। देखिए, मैं अपनी बात दोबारा दोहराऊंगा कि ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है, और इस केस में भी ऐसा है। अपोजिशन के साथ तो पहले से ये हुकूमत कर रही है, अपोजिशन के खिलाफ तो अगर कोई केस नहीं भी होता, वो आप नैब देख लें, वो FIA देख लें, वो आप एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट देख लें पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, किस तरह उनको इस्तेमाल किया जा रहा है अपोजिशन को करने के लिए। और ये सारा जो नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाल ही एक जजमेंट में कहा है कि ये इदारे जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये सिर्फ अपोजिशन को टारगेट करने के लिए, उनकी पगड़ियों को छालने के लिए, उनकी लॉयल्टी चेंज करने के लिए, इस हद तक अदालत गई है। ये जो अभी इन्होंने चीनी का शुरू किया है, इसमें बेशुमार और लोग थे जो आज PTI में बैठे हुए, बेशुमार लोग हैं जिनकी ज्यादा मिले हैं जो PTI में बैठे हुए, किसी और के खिलाफ ये मामला नहीं हो रहा। मैं जरा आपको एक तवज्जो दिलाऊं कि जब ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हुकूमत बन गई है, जहांगीर तरीन साहब को बड़ी पोजीशन मिली थी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, वो उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर एक हाफिज था, वो मिनिस्टर्स को बुलाया करते थे, वो कैबिनेट मीटिंग में जाया करते थे। फिर वहां से आवाजें उठी हैं कि यहाँ दो हुकूमतें नहीं चल सकती, यहाँ दो वज़ीर आज़म नहीं बैठ सकते, एक वज़ीर आज़म बैठेगा जिसका नाम है इमरान खान। और वहां से जहांगीर तरीन साहब को धकेल के साइड में किया गया है, और उसके बाद फिर ये मामला मसलसल उनके खिलाफ जो शुरू किया गया है, इसके पीछे एक हिस्ट्री है। इसके पीछे ऐसा नहीं हुआ कि कल एकदम ऐसा मामला शुरू हो गया है। और ये जो साथी हमारे उनके साथ आज खड़े हैं, ये बिल्कुल ये बात ठीक कर रहे हैं कि उनको कुछ कैसा, मेरा ख्याल है उनसे कोई खौफ ऐसा आ गया था, और अब की बार जो जिस लेवल पर जहांगीर तरीन साहब पहुंच गए, ये मुमकिन नहीं रहा। मुमकिन है उनकी मीटिंग कल हो जाए, मुमकिन है ये जस्ट कुछ दिनों के लिए फिर बैठ भी जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अब इनके साथ इस माहौल में चल सकते हैं। मुझे ये अंदाजा हो गया है, और मुझे बिल्कुल है कि वो एक होशियार बिजनेसमैन है। कहीं ऐसा ना हो कि जब उन्हें इशारा था 2018 में लोगों लेकिन को, अभी तक वो ये भी नहीं कह रहे कि मैं अपोजिशन के साथ चलूंगा। और कायरा साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की कि अब ताहयात नाअहल हैं, उनकी सिचुएशन भी बड़ी फर्क हो गई है, सियासी मुस्तकबिल अगर उनका देखा जाए। अली मोहम्मद खान साहब, आपकी आवाज पहले कर दी थी, पहले तो जरा इसी पे रिस्पॉन्ड कर दीजिए तरीन साहब के। जी जी सादिया जी जी मैं सादिया गुजारिश है, चाहूंगा कि जो अच्छा अली मोहम्मद साहब का बात करने बाद में करता हूँ। वज़ीर आज़म साहब के नीचे जो है FIA है, उन्हीं के नीचे जो है IB है। दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो पाकिस्तानी अवाम को पहुंच रही। पहली बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है अपने सबसे नजदीकी शख्स जो जमात में उनके हैं, दोस्ती के हद तक उनका ताल्लुक है, उनको टारगेट करके उनको मिलेगा क्या? अभी ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है, मैं तो ये समझता हूँ, हमारी जमात भी ये समझती है कि जो लोग उनके साथ गए कोई ग्रुप नहीं है, हमारी जमात के लोग हैं। एक यकजहती का इजहार किया है, उनको कुछ खदशात हैं जो उनको दूर कर दिए जाएंगे, कर भी दिए गए हैं कि कोई टारगेटिंग नहीं है। सवाल ये है कि अगर वज़ीर आज़म साहब खुद खुदा न खास्ता ये कर रहे थे या कर रहे हैं, तो क्या वो खुद अपनी हुकूमत करना चाहेंगे? खुदा न खास्ता, नंबर 1, उसका तो सवाल ही नहीं है। दूसरी बात, अगर वो चाहे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो क्या वो रोक नहीं सकते इसको?
FIA कर रही है, FIA इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे है और IB सारा कुछ वज़ीर-ए-आज़म के नीचे, उनके अब्रू का इशारा चाहिए, ज़बान हिलना भी नहीं जरूरत। तो PM साहब मुलाकात नहीं कर सकते करीम साहब से, जैसे आज वो मेरा नुक्ता MNs MPs भी चाह रहे हैं मुलाकात हो जाए कि ये जो देखें, मुलाकात तो छोड़े, मेरी बात सुने, को ना उनके खिलाफ टारगेट करे तो फायदा होगा, उल्टा पार्टी के खिलाफ एक बात जा सकती है। दूसरा, अगर रोकना चाहें तो कम से कम मैप तो देखें आजाद है, लेकिन FIA वगैरह होती है, अगर वज़ीर-ए-आज़म चाहे तो रोक सकता है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब की तबीयत ये नहीं है। अब इस चीज की अपोजिशन को समझ नहीं आ रही, सारी जिंदगी अपने लोगों को खिलाते पिलाते रहे, अपने लोगों को बचाते रहे, खुद करते रहे। आप मुझे एक बात बताएं, अगर मुस्लिम लीग नवाज की सूरत हाल होती और शहबाज शरीफ साहब पे ऐसा केस होता, क्या मियां नवाज शरीफ FIA को हरकत करने देते? या अगर जरदारी साहब की हुकूमत होती और मेरा ये भाई कमर जमान कारा साहब का ऐसा सवाल होता, क्या जरदारी साहब उसको काम करने देते? सवाल ही नहीं है। इन जमातों का तो कल्चर ही नहीं है, इनको समझ ही नहीं आ रही है हो क्या रहा है। दिस इज अ न्यू पाकिस्तान चेंज हो रहा है। जिस पे कोई इल्जाम है उससे सवाल होगा, चाहे वो कितना ही नजदीकी क्यों ना हो। अगर वो क्लियर है तो ना डरने की जरूरत है, ना कोई गिला करने की जरूरत है। अगर गलत है इल्जाम, अदालतों से आप कह रहे हैं कि रिलीफ मिल जाएगा उन्हें। मैडम मैं एक तरह सवाल अली मोहम्मद खान साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। फरमाना चाह रहे हैं? जी फरमाइए क्विकली, फिर मुझे ब्रेक के लिए जाना है। जी बताइए। अली मोहम्मद खान साहब से सवाल करना चाह रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब से ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप काइंडली सिर्फ आप चीनी पे फोकस न करें, आप थोड़ा सा गुड गवर्नर्स हमारे पंजाब के ऊपर भी नजर करम फरमा दें, थोड़ी सी जरा आंखें खोल लें, थोड़ी सी, ठीक है? आप काइंडली मेहरबानी करें। ये इस मुल्क का इशू सिर्फ चीनी नहीं है, इस मुल्क के बड़े मसाइल हैं, बैड गवर्नेंस मसाइल है, करप्शन मसाइल है। यहाँ पे पंजाब के बहुत बुरे हालात हैं। हम देखें, मैं इंडिपेंडेंट बन के आया हूँ, मैं अब PTI का हिस्सा हूँ। हमने आपको बताना है, बिला खौफ बताना है कि आप सिर्फ आप इसके ऊपर 1.5 साल गुजार देंगे और कुछ भी नहीं हासिल होगा आपको। चलिए, बड़ा जबरदस्त आपने ये नुक्ता रेज किया है। मैं ब्रेक से वापस आके अली मोहम्मद खान साहब से जवाब भी लूंगी। अब्दुल हई दस्ती साहब, आपका बेहद शुक्रिया। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डस्का इलेक्शन पे बात करेंगे। उन्होंने जो गवर्नेंस के मसाइल गिनवाए हैं, क्या डस्का इलेक्शन में अगर PTI हारती है तो यही वजह होगी? ऑब्वियसली कैंपेन यही हुई, सिटिंग गवर्नमेंट जो है परफॉर्मेंस बताती है और अपोजिशन पार्टी जो है वो हुकूमत की परफॉर्मेंस या ना होना परफॉर्मेंस का वो अपनी कैंपेन में गिनवाती है। इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। NA-75 डस्का, यहाँ आज ज़िमनी इलेक्शन हो गया। 19 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ था वो हमारे सामने है, जिसको कलअदम करार दे दिया गया था। 2 सियासी कारकुनान जो हैं वो इसमें जाम बहक भी हुए थे। अगर हिस्टोरिकली बात की जाए तो ये पीपल्स पार्टी के पास डस्का की नशिस्त हुआ करती थी और फिर उसके बाद कई सालों से नून लीग जो है यहाँ से जीतती आ रही है। कायरा साहब, 19 फरवरी के बाद आज फिर यहाँ पे इलेक्शन हुआ है। आज तो मतला भी साफ था महकमा मौसमियात के मुताबिक और कोई धुंध वुंध भी नहीं थी। क्या है, लेकिन जनरली जो मैंने टेलीविजन के जरिए खबरें सुनी, मैं वहां गया तो नहीं, तो जनरली यह था कि पीसफुल रहा, तो बड़ी आपस में साधन की इस तरह की लड़ाई की खबर नहीं है। और अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट मेरी नजर से नहीं गुजरी, हो सकता है कोई हो, लेकिन मेरी नजर से नहीं गुजरी जिसमें कोई किसी तरफ से इल्जाम लगा हो। लेकिन ये सीट मुस्लिम लीग अभी तक आने वाले रिजल्ट के नतीजे में तो जीत रही है और वाज़ेह अक्सरियत से। और ये बात पहले दिन भी ऐसे ही थी। सही। उस वक्त नून लीग के जो कैंडिडेट है नौशीन इफ्तिखार, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की सपोर्ट उन्होंने अनाउंस तो की है, लेकिन पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें यहाँ पे। चले, ये उनका कहने का अपना तरीकाकार है, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और अगर ये बात वो कह देती तो हम फिर बता देते कि क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो अभी मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं उनकी बात को ज्यादा वजह नहीं देता। और मैं इतने ही कहूंगा कि अगर यही बात थी तो एक 2-4 दिन पहले कह दिया होता, फिर उसकी सूरत हाल हम बता देते। लेकिन ये हम अपनी कमिटमेंट निभा रहे हैं, क्योंकि हमने जब ये इलेक्शन हुआ था
सामने मुस्तंदी निभा रहे हैं। राइट, मैं जावेद अब्बासी साहब इसी पे ये टेस्ट केस के तौर पे आप कैसे देख सकते हैं इसको, अगर यहाँ से नून लीग की कैंडिडेट जीत भी जाती हैं? एक तो ये बात है कि ऑब्वियसली एक हल्के से कोई भी जीते आवाम पे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, ना अली असद मलही ना नौशीन इफ्तिखार साहिबा इलेक्ट होकर आवाम के लिए महंगाई कम कर पाएंगे, लेकिन ये हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम कैसे हो जाएगा? वो कहते हैं जब हम केपीके से जीतते हैं तो उसको आप आवाम का रेफरेंडम क्यों नहीं समझते? देखिए, ये एक बड़ा टेस्ट केस बन गया था ये हल्का। ये पीटीआई अगर ये उसी पिछला जो इलेक्शन हो गया था चीजें अगर मान लेती और इस हद तक ना जाती कि इसने पूरे पाकिस्तान और दुनिया की तवज्जो इस इलेक्शन जो है हल्के ने दे दी है। फिर ये इलेक्शन कमीशन के पास गए, जब इनकी बात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं मानी और उनकी अगर जज में पढ़ लेंगे कितनी डिटेल में उन्होंने कहा कि किस तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन्वॉल्व रही और किस तरह जो वहां के प्रिजाइडिंग अफसर थे उनके अगवा करके रिजल्ट चेंज किए गए। इमरान खान साहब इतने गुस्से में आए कि उन्होंने अपने वजीरों को बिठाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बल्कि पहली दफा एक कानूनी अदारे के सरबराह को कहा गया है कि वो फौरी तौर पर रिजाइन करके घर चले जाएं। वो अपना काम करने में बुरी तरह नाकाम हो गए। इतना बड़ा गुस्सा था वजीर आजम पाकिस्तान को। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। किस तरह सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई ने जाकर इसको डिफेंड करने की कोशिश की है, लेकिन इनकी बात इसलिए नहीं मानी गई कि हमने साबित किया है कि ये जो एलिगेशन हमने लगा रहे थे, ये आरओ ने एलिगेशन लगाए हैं, ये चीफ इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है। उन्होंने कहा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट किस तरह बुरी तरह इन्वॉल्व थी और उन्होंने इलेक्शन को खराब करने की कोशिश की है। हमें पहले दिन से अल्हम्दुलिल्लाह पता था कि ये सीट हमारी है, हम इसे जीतेंगे और जो मर्जी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कर ले, अल्लाह ताला हमारी इज्जत रखे तो इंशाल्लाह। इस पे तो वो उन्होंने कहा है कि भाई वो गद्दी नशीनी जो है ये बहुत चलती है यहाँ पे। नौशीन साहिबा के मरहूम वालिद के हवाले से ये भी बात की आज फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने। रेफरेंडम इसलिए था कि देखिए खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी हुकूमत थी और हमने उनके घर से सीट जीती है। यहाँ पंजाब में उनकी हुकूमत है, जहाँ बाई इलेक्शन होते हैं हुकूमत का हमेशा से ये रहा है। वो तो कहते हैं उनके जहांगीर परवेज खटक की वजह से, लियाकत खटक की वजह से आप लोग जो हैं वो वहां पर जीत गए हैं। अंदरूनी इख्तलाफ जो था वो आड़े आ गया, वरना जीत जाते वो। तो फिर लोग अपने लिए कोई प्रोटेक्शन रखते हैं ना जी, ले लेते हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, जावेद अब्बासी साहब, अली मोहम्मद खान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।